सीईआरटी क्लास 6 की जो हमारी हिस्ट्री है, ठीक है, चैप्टर 5 है और इस चैप्टर 5 में दूसरा पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे महाजनपद। क्या पढ़ेंगे? महाजनपद पढ़ेंगे। इसमें हम महाजनपद को ग्राफ से समझेंगे, कौन सा क्षेत्र कहां पर है, और इसकी राजधानी को भी हम समझेंगे। या समझेंगे क्या, याद हो जाएगा आज हमको 16 महाजनपद और उसकी राजधानी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। एनसीईआरटी में एक एक पॉइंट पहले हम पढ़ते हैं, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको क्या करेंगे, बोर्ड पर लिख देंगे। ठीक है ना, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। महाजनपद हमारी क्या है, हेडिंग है। इसके बाद प्रारंभ होता है। करीब 2500 साल पहले, कितने साल पहले? 2500 साल पहले, 2500 वर्ष पहले की बात है। कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। अभी हमने पहले पढ़ा था ऋग्वैदिक काल की प्रारंभ कब होती है? 3500 वर्ष। उस समय लोग जो राजा होते थे, जन के राजा होते थे। फिर जन के राजा थोड़ा सा बड़े होने लगे तो अश्वमेध यज्ञ करने लगे, अश्वमेध यज्ञ। उसके बाद उनका क्षेत्र बड़ा हो गया तो जनपद कहलाए, है ना। अब उसके बाद जनपद जो बहुत महत्वपूर्ण हो गए, ठीक है, जहां बहुत सारे जनपदों से मिलकर क्या बन गया, महाजनपद। ये कब की बात है? लगभग 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। ठीक है, आगे बोला अधिकतर महाजनपद की एक राजधानी होती थी। जितने भी महाजनपद हैं, कितने महाजनपद हैं? 16। ठीक है, तो 16 महाजनपद हैं। बोला गया अधिकतर महाजनपद की क्या होती थी, एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी। किलेबंदी की गई थी। ओके, किलेबंदी करने का क्या मतलब है कि चारों तरफ क्या था, किलाबंदी किया गया था, घेरा कर दिया गया था। अब देखो किलाबंदी किससे किससे किया गया था। ओके, आगे बोला है अर्थात इनके चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। किन किन चीजों की? लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची ऊंची क्या बनाई गई थी? दीवारें बनाई गई थी। बताओ, स्पष्ट है? अभी यहां तक हम लिख लेते हैं पहले महाजनपद के विषय में जो दिया गया। ओके, हम लिखते हैं महाजनपद। महाजनपद के विषय में दिया गया है कि इसमें क्या है, इसकी प्रारंभ, महाजनपद जो बनना प्रारंभ हुआ, जो महत्वपूर्ण जनपद हो गए उन्हीं को महाजनपद कहा गया। ठीक है, शक्तिशाली जनपद को। तो इसका प्रारंभ कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। ठीक है, आपने पढ़ा था जो ऋग्वैदिक काल है, वहां पर राजा कबीले के रूप में या सरदार के रूप में शासन करते थे, है ना। उस समय प्रारंभ होता है 3500 वर्ष पूर्व। जब जनपद बनता है तो जनपद में अश्वमेध यज्ञ होता है, तो वो प्रारंभ कब होता है? 3000 वर्ष पूर्व। लेकिन हम महाजनपद की बात करेंगे तो ये कब बनता है या ये कब प्रभाव में आया? तो 2500 वर्ष पूर्व। बोला गया है कुल कितने महाजनपद हैं, तो यहाँ पहला पॉइंट क्या लिख लेंगे, कुल हम लिख लेते हैं कितने? 16 महाजनपद। कितने? 16 महाजनपद। पहला पॉइंट क्या है? 16 महाजनपद थे। कितने? 16 महाजनपद। बताओ, स्पष्ट है? अब ये देखो, एक पॉइंट इसमें ये बनता है कि 16 महाजनपद के विषय में जानकारी हमको कहां से मिलती है। ठीक है, तो 16 महाजनपद के विषय में हमको जानकारी मिलती है बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ओके, तो यहां पर 16 महाजनपद के विषय में जानकारी कहां पर मिलती है? अंगुत्तर निकाय। लिख लेंगे अंगुत्तर निकाय। ये क्या है? बौद्ध साहित्य है। ठीक है, बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य क्या उसका नाम है? अंगुत्तर निकाय से हमको क्या मिलता है? जानकारी मिलता है 16 महाजनपद के विषय में कि बौद्ध धर्म के पहले क्या था, बौद्ध जन्म के पहले 16 महाजनपद होते थे। ठीक है, क्योंकि बौद्ध जो थे, सिद्धार्थ जो थे, है ना, उनका जन्म कब हुआ था? 563 बीसी, है ना। और ये 2500 वर्ष पूर्व यानी 600 वर्ष पूर्व की बात है ना, इस बीसी के पहले 600 बीसी की बात है। ओके, तो यहाँ पर अंगुत्तर निकाय एक हो गए, ये बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। दूसरा ग्रंथ जो है जैन धर्म का ग्रंथ है, जिसका नाम क्या है? भगवती सूत्र। दूसरा कौन सा है? भगवती सूत्र। बताओ, देखो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र किस धर्म का ग्रंथ है? जैन धर्म का। और अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है? बौद्ध धर्म का। बताओ, यहां तक स्पष्ट है?
बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, अंगुत्तर निकाय, जहां से 16 महाजनपद के विषय में जानकारी मिलती है। इसी प्रकार से 16 महाजनपद के विषय में जानकारी जैन धर्म का एक ग्रंथ है जिसका नाम भगवती सूत्र है, वहां से जानकारी हमको मिलती है। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है। अब बताया गया इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, जो महाजनपद थे, प्रत्येक महाजनपद में क्या था, एक राजधानी थी। और बताया गया कुछ राजधानियों में क्या हुआ था, किलेबंदी। तो मान लेते हैं जो जनपद थे ऐसे ही जनपद कई सारे महत्वपूर्ण हुए होंगे और एक क्या बन गया होगा, महाजनपद। क्या बना होगा, महाजनपद। अब यहां से क्वेश्चन पूछता है महाजनपद जो बना, अब बोला गया महाजनपद की जो राजधानी थी, मान लेते पूरा महाजनपद है, इसकी कोई राजधानी है, ठीक है, ये मान लेते राजधानी इसकी बन गई, ठीक है, ये क्या बन गई, इसकी राजधानी, ठीक है। तो एक ले लेते हैं कोई एग्जांपल के तौर पर, मान लेते हैं ये क्या है हमारा, मगध। ये क्या है, मगध। ये क्या है, मगध महाजनपद है, इसकी राजधानी क्या है, बाद में पाटलिपुत्र हुई, है ना। स्टार्टिंग में क्या थी, राजगिरी, है ना, स्टार्टिंग में क्या थी, राजगिरी। तो ये राजधानी क्या है, राजगिरी, मगध महाजनपद की राजधानी है। तो इसकी जो राजधानी है, इसके चारों तरफ क्या था, ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी या किला बनाया गया था। ये ऊंची दीवार बनाई गई थी ना, ऐसा लिखा गया है। तो अधिकतर महाजनपद में जो राजधानी होती थी, उस राजधानी के चारों तरफ किला बनाया जाता था या दीवारें बनाई जाती थी ऊंची ऊंची, है ना। और इन दीवारों को किस चीजों से बनाया जाता था, तो हम यहाँ ब्रेकअप लिख लेते हैं। किन चीजों से बनाया जाता था, लकड़ी से बनाया जाता था दीवार को, और किससे बनाया जाता था, पत्थर से बनाया जाता था और ईंट से, ठीक है। तीन नाम याद रखेंगे, किन किन चीजों से बनाया जाता था, लकड़ी से, पत्थर से और ईंट से ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी। किसके चारों ओर, राजधानी के चारों ओर, महाजनपद के चारों ओर नहीं, ओके। अब इसके बाद देखो, अब इसका कारण क्या था, ठीक है, क्यों ऊंची दीवारें बनाते थे, तो इसके आगे बताया गया है, ठीक है। इसके आगे क्या बताया गया, जो भी ऊंची दीवारें बनाई जाती थी उसका दो कारण होता था। कितने कारण होते थे, दो कारण, ठीक है। पहला कारण क्या था, पहला कारण ये था कि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करते थे कि हमारा देखो किला कितना बड़ा है, ठीक है। यानी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए क्या करते थे, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें या किला बनाते थे। तो यहाँ लिखेंगे शक्ति के प्रदर्शन के लिए। बताओ स्पष्ट है। दूसरा पॉइंट क्या है, उनको डर भी तो रहता था कोई दूसरा राजा हम पर हमला ना कर दे, ठीक है। तो यहां पर लिख लेंगे राजाओं के डर के कारण, है ना, के कारण, ठीक है। राजाओं के डर के कारण यानी दूसरे राजाओं के डर के कारण, यानी सुरक्षा के लिए जो आप बोल रहे हैं ना, शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, सुरक्षा के लिए, ठीक है। सुरक्षा के लिए क्या करते थे, ऊंची दीवारें बनाते थे। यहां तक स्पष्ट है। अब देखो इसमें लिखा है, ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से अपने सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया था। राइट है। आगे क्या बोला गया है, कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी कर अपनी समृद्धि यानी शक्ति, हमारे पास कितना समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे, ठीक है। समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। बताओ यहां तक स्पष्ट है। आगे बोला गया है, इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता था। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी, है ना, क्योंकि उस समय जीसीबी नहीं थी पत्थर को ले जाने वाला, है ना, ट्रैक्टर नहीं था ईंट को एक स्थान दूसरे स्थान पर ले जाने वाला, ठीक है। तो इसमें बताया जा रहा है उस समय इस प्रकार की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थर का इंतजाम करना पड़ता था, है ना। बहुत बड़ी बहुत ऊंची दीवार बनाएंगे तो बहुत लाखों की संख्या में हमको ईंट चाहिए ना। देखो ये इस प्रकार के विशाल, एनसीईआरटी में दिया गया विशाल बहुत बड़े बड़े क्या मिले हमको, पत्थर या पत्थरों की दीवार मिली है,
दिख रहा है नहीं? ये दीवार है, ठीक है, किलेबंदी करी गई है। अब देखो एनसीईआरटी में दिया गया फोटो है ना। अब इसके आगे पढ़ते हैं। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। यानी इतनी ऊंची दीवार बनाने के लिए, इतनी ऊंची दीवार चारों तरफ से घेराबंदी करने के लिए हजारों पुरुष, स्त्री और बच्चे इसके लिए थोड़ा सा नहीं बहुत अधिक क्या करे होंगे, परिश्रम करे होंगे, तब इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें बन पाई होंगी। बताओ स्पष्ट है? आगे बोला गया है, अब राजा सेना रखने लगा था। महाजनपद काल में बोला गया क्या इसमें, फिर से अब देखो अभी तक पीछे आपने पढ़ा था ऋग्वैदिक काल में राजा सेना नहीं रखता था। अब जनपद काल पढ़ा और महाजनपद काल उसी का विस्तार हुआ, ठीक है। तो इसमें अगला पॉइंट क्या बोला गया, दूसरा हो गया। तीसरा पॉइंट लिख लेते हैं, अब राजा क्या रखने लगा, सेना रखने लगा। ओके, इसे रोको तो देखो अभी क्लियर दिख रहा है ना बोर्ड में, ठीक है। चलिए अब स्पष्ट दिख रहा है। अब आगे देखिए, आगे बोला गया इसमें, मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूं। विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री पुरुषों तथा बच्चों ने इसके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ती होगी, है ना। इसके लिए क्या करते होंगे, बहुत ज्यादा उनको परिश्रम करना पड़ता होगा, ठीक है। एक ईंट एक स्थान से दूसरे स्थान, पत्थर को तोड़ना, उसके बाद एक स्थान दूसरे स्थान ले जाना, तब जाकर दीवार बनेगी ना। तो आगे बोला गया है, अब राजा सेना रखने लगे थे। अब राजा क्या करते थे, सेना रखने लगे थे। सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था, है ना। सिपाहियों को नियमित वेतन रखकर पूरे साल कब रखा जाता था, तो आप बोलेंगे महाजनपद काल में। ओके, जहां पर एनसीईआरटी जो पॉइंट बताया गया उसी पॉइंट को वहां पर आप आंसर देंगे। महाजनपद काल में राजा सेना रखने लगा था, है ना। महाजनपद काल में क्या क्या बात हुई, तो यहां लिख देते महाजनपद, ठीक है। तो महाजनपद में क्या करा, अब पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे ए, ठीक है। अब राजा क्या करने लगे, सेना रखने लगे। बताओ स्पष्ट है, राजा सेना रखने लगे। और सेना कब तक रख रहे थे, पूरे वर्ष ना। यानी हम मान सकते हैं अब उनको नियमित वेतन देकर पूरे वर्ष सेना रखी जाती थी, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं नियमित वेतन, नियमित सेना को नियमित वेतन दिया जाने लगा, ठीक है। अब नियमित वेतन दिया जा रहा है, यानी पूरे वर्ष तक वो क्या रहेंगे, राजा के साथ रहेंगे। बताओ स्पष्ट है। इसके बाद सी, तीसरा पॉइंट क्या बोला है, कुछ आगे बोला गया है, कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्कों के रूप में होता था। कुछ भुगतान किसके रूप में होता था, आहत सिक्के के रूप में। यानी जो वेतन दिया जाता था किस रूप में दिया जाता था, आहत सिक्के के रूप में, ठीक है। इन सिक्कों के बारे में तुम अध्याय 8 में आगे पढ़ोगे, जहां पर सिक्कों को कलेक्शन बढ़ाया गया है या बताया गया है, उसको पढ़ेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा समझ लेंगे आहत सिक्का क्या है। आहत सिक्के आप इसको पीछे पढ़ चुके हैं, आहत सिक्का क्या है ना। पहला पॉइंट यही याद रखेंगे, आहत सिक्का क्या है, सबसे प्राचीन सिक्का है ना। तो यहां पर पहला पॉइंट ये हो गया, सबसे प्राचीन सिक्का आपसे पूछेगा तो आप क्या बताएंगे, बोलो। सबसे प्राचीन सिक्का क्या बताएंगे आप, आहत सिक्का। ओके, सबसे प्राचीन सिक्के के विषय में अगर पूछेगा तो क्या आप बताएंगे, आहत सिक्का क्या है, सबसे प्राचीन सिक्का है। ओके, आहत सिक्का का आकार कैसा होता था या कैसे, या इस चलने की प्रक्रिया कब से कब तक मानी गई है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख लेंगे, यहीं पर लिख लेते हैं, ठीक है। लगभग 500 वर्ष चले थे ये सिक्के, लगभग 500 वर्ष चले थे, ऐसा लिखा गया है कि यह सिक्का एनसीईआरटी में आगे लिखा गया है ना, कि यह सिक्का कितने वर्ष चला था, लगभग 500 वर्ष, है ना। तो ये सिक्का कब तक, इसका चलने की प्रक्रिया कब तक है, 500 वर्ष। 500 वर्ष पूर्ण नहीं लिखा है, इस सिक्के की चलने की प्रक्रिया है 500 वर्ष चला था। जैसे 100 वर्ष कोई सिक्का चले, कोई 200 वर्ष चले, कोई 300 वर्ष चले, और 500 वर्ष मतलब कई राजाओं के शासन काल में इस प्रकार की सिक्का चला है ना। 500 वर्ष इस सिक्का चला है। बताओ स्पष्ट है। आगे इसमें दिया गया है कि जो आहत सिक्के होते थे ये आयताकार
वर्गाकार या गोल होते थे। ठीक है, जो आहत सिक्के होते थे कैसे होते थे? आयताकार, आयताकार या वर्गाकार या गोल होते थे। स्पष्ट है? आगे एनसीईआरटी में दिया गया आयताकार, वर्गाकार या गोल होते थे। तो हम इस प्रकार से एक सिक्का बना लेते हैं। ठीक है, ये क्या है जो थोड़ा सा आयताकार या वर्गाकार और गोल भी है। ठीक है, ये कौन सिक्का हो गया? आहत सिक्के होंगे। ठीक है, अब इसमें आगे बताया गया है इन सिक्कों पर क्या होता था? इन सिक्कों पर ठप्पे लगे होते थे, है ना, यानी किसी प्रकार का सिंबल बना होता था, ठप्पे लगे हुए होते थे। जैसे अभी भी हमारा जो सिक्का है उसमें सत्यमेव जयते लिखा होता है, सिंह बना होता है, शेर बना होता है ना, ऐसे मान लीजिए कुछ ठप्पे लगे हुए हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया गया। ठीक है, ये सिक्के के विषय में बताया गया। ओके, फोटो भी दिया गया है। तो ये कौन सा सिक्का है? आहत सिक्का है। कौन सिक्का है? आहत सिक्का है। और ये कब कितने वर्षों तक चला था? 500 वर्ष। और खुदाई के दौरान पुरातत्ववेत्ता को आहत सिक्के हजारों की संख्या मिले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 10 100 500 नहीं, हजारों की संख्या में। ओके, तो आहत सिक्का कितने मिले हैं? हजारों की संख्या में। ठीक है, हजारों की संख्या में आहत सिक्के मिले। बताओ यहाँ तक स्पष्ट है? यहाँ तक बताओ, क्लियर है? आहत सिक्कों के विषय में आपने क्या जाना? यह सबसे प्राचीन सिक्का है और इसकी चलने की प्रक्रिया लगभग 500 वर्ष थी। और यह आयत जो सिक्का है ये हजारों की संख्या में मिला है। ठीक है, पुरातत्ववेत्ताओं को आयत सिक्का का आकार कैसा होता था? आयताकार, वर्गाकार, गोल। ठीक है, आपको ऑप्शन दिया जाएगा आहत सिक्कों का आकार कैसे होता था। पहला पॉइंट आयताकार होता था, दूसरा पॉइंट वर्गाकार होता था, तीसरा पॉइंट गोल होता था। उसमें पूछेगा ए सही है कि केवल बी सही है, कि बीसी सही है, कि एबीसी सही है। एबीसी यानी आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार तीनों होता था। बताओ स्पष्ट है? ये महत्वपूर्ण पॉइंट था किसके विषय में? महाजनपद के विषय में। ओके, अब महाजनपद का हम मैप बना लेते हैं इंडिया का, और महाजनपद हम देख लेते हैं कौन सा महाजनपद कहां पर था और उसकी राजधानी क्या थी। यहां तक क्लियर है? राइट कर लीजिए। अब हम क्या करेंगे? 16 महाजनपद को समझेंगे और 16 महाजनपदों की राजधानी को समझेंगे। ठीक है, हम मैप बनाएंगे इंडिया का, और इंडिया के मैप बनाकर हम समझेंगे 16 महाजनपद कहां कहां पर है, उसका लोकेशन क्या है, और उसकी राजधानियों को भी हम समझेंगे या याद कर लेंगे, या याद करने का प्रयास करेंगे। ओके, चलिए यहाँ पर मैप बनाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, इंडिया का मैप बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? मैप से समझ लेंगे कौन सा हमारा जो महाजनपद है कहां पर स्थित है। ठीक है, कौन सा महाजनपद कहां पर स्थित है। ओके, तो हम एक एक महाजनपद को समझेंगे। एक हमारा यहां पर देखो, ठीक है, कौन सा महाजनपद है? कंबोज। नाम लिखते जाएंगे, समझते जाएंगे। ओके, कंबोज। ठीक है, दूसरा इसी के बाद है कौन सा महाजनपद है? गंधार। ठीक है, इसके बाद हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में जो महाजनपद होगा 1 2 3 4। ओके, 1 2 3 4। तो पहला हमारा क्या नाम है इसका? कुरु। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है? पांचाल। तीसरे का नाम क्या है? कोसल। चौथे का नाम क्या है? चौथे का नाम है आपका मल्ल। ओके, मल्ल। अब इसके बाद हम साइड में देखेंगे 3 मिल जाएगा। थोड़ा सा लोकेशन और ऊपर होना चाहिए, मैप बड़ा होता तो क्लियर होता। आप इस प्रकार से क्रम से याद करने के तरीके समझ लेंगे। इसके बाद क्या है? इसके बाद आपका वज्जी है, इसके नीचे या इस प्रकार से क्या है? वज्जी है। वज्जी भी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। वज्र की बाद क्या है? अंग। वज्र की बाद क्या है? अंग। और अंग के बाद क्या है? ठीक है, मल्ल की नहीं, वज्र की राजधानी वैशाली है। वैशाली महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर प्रजातंत्र था। ओके, यहाँ पर कौन सा तंत्र था? प्रजातंत्र था, यानी जो लोकतंत्र की बात करेंगे
तो इसी समय यहाँ पर व्यवस्थित था, यानी यहाँ पर सभा बनाया जाता था। सभा बनाकर लोग क्या करते थे, सभा बनाकर लोग करते थे, किसी भी निर्णय को या डिसीजन को लेते थे कुछ लोगों को समूह मिलकर, ठीक है, जिसे सभा कहा गया है, गण या संघ कहा गया, अभी आगे पढ़ेंगे। ओके, तो वज्र की राजधानी वैशाली थी। ओके, और अंग हो गया आपका। इसके बाद यहाँ पर एक शक्तिशाली राज्य है जिसका नाम क्या है, मगध। बताओ, स्पष्ट है, मगध। उसके बाद यहाँ फिर से देखो, यहाँ पर मैंने 4 इस प्रकार से क्रम समझा था, उसके बाद 3 इस प्रकार समझ लिया। ओके, 3 इस प्रकार से, कौन सा, वज्र, अंग और मगध, ठीक है। 4 कौन सा है, पहले कुरु है, ओके, उसके बाद पांचाल, उसके बाद कौशल, उसके बाद मल्ल। बताओ, स्पष्ट है। अब फिर से 4 इस प्रकार से पढ़ेंगे, 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे क्रम से बना लेते हैं, 1 2 3 4। कोई दिक्कत है? तो ये 4 आपका 1 जो ये छोटा सा दिख रहा है, कौन सा है, ये हमारा है काशी। क्या है, काशी, ठीक है, काशी है, काशी की राजधानी वाराणसी। ओके, काशी हो गया। इसके बाद जो है क्या है, वत्स्य। इसके बाद क्या है, काशी के बाद यहां पर लिखते हैं, ये हमारा क्या है, मत्स्य है, ठीक है। और ये क्या है हमारा, बोलो, ये हमारा देखो काशी हो गया, और ये हमारा वत्स्य है, ये क्या है, सूरसेन। सूरसेन, सूरसेन 2 प्रकार से लिखा जाता है, दोनों सही। ओके, एनसीईआरटी में दोनों प्रकार से दिया गया है, सूरसेन हो गया, मत्स्य हो गया, और ये क्या है हमारा, वत्स्य। क्या है ये, वत्स्य, ठीक है। देखो 1 2 यहां पर 2 हो गया, 3 4 5 6 हो गया, ठीक है। उसके बाद 7 8 9, 3 इस प्रकार से हो गया, 9 10 11 12 13 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 13 महाजनपद हो गए। हमको कितने महाजनपद चाहिए, 16, है ना, कुल 16 चाहिए। 16 में हमारा कितना बचा है, 3, ठीक है। एक हमारा क्या है, चेदी, ठीक है। और सबसे दक्षिण भारत में क्या है, अस्मक, अस्मक, और ये क्या है, चेदी। क्या नाम है इसका, चेदी, ठीक है। और एक हमारा यहां पर है अवंती। क्या नाम है इसका, अवंती। ओके, अवंती ऐसे लिखा है एनसीईआरटी में। ओके, तो एक हमारा दक्षिण भारत का क्या हो गया, अस्मक, इसके जस्ट ऊपर क्या है, चेदी, और यहाँ पर आपका गुजरात साइड में जो कुछ पड़ता है, ठीक है, मध्य प्रदेश में अवंती। बताओ, स्पष्ट है, बोलो। तो ये कुल मिलाकर 16 महाजनपद हो गए। कितने हो गए, 16 महाजनपद। ये हमारे 16 महाजनपद हो गए। अब इनकी राजधानियों को भी क्या करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। पहले बताओ, यहां तक स्पष्ट है, यहां तक एक बार अच्छे से क्लियर कर लो। अगर हम भारत के बाहर की बात करेंगे तो कंबोज और गंधार 2 महाजनपद भारत के बाहर यानी भारत में नहीं है। कौन कौन सा, कंबोज और गंधार। ओके, अब भारत की अगर हम बात करें तो भारत में देखो, अगर भारत में दक्षिण भारत की बात करेंगे तो एक महत्वपूर्ण हो जाता है अस्मक, ठीक है। दक्षिण भारत में एक है कौन, अस्मक, ठीक है, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के करीब। ओके, ये अस्मक हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 4 ऐसे क्रम से लिख लेंगे। दिल्ली के पास क्या है, कुरु, पांचाल, कौशल, मल्ल। ओके, 4 1 2 3 4, 4 इस प्रकार से। कौन सा, पहले कुरु है, उसके बाद पांचाल बड़ा है, ठीक है, कौशल है, मल्ल है। ओके, अभी 4 हो गया। 4 के बाद 3 को ऐसे याद करेंगे, इस क्रम में, 3 को इस क्रम से याद करेंगे। 3 का क्या नाम है, वज्जी, अंग और मगध। वज्जी, अंग और मगध, ठीक है। जितने भी महाजनपद पढ़ रहे हैं इसमें सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन था, मगध, ठीक है। मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी, और बाद में क्या हो गया, इसकी राजधानी पाटलिपुत्र। ओके, पाटलिपुत्र, ठीक है, पाटलिपुत्र, ठीक है, इसकी राजधानी हो गई बाद में, ठीक है। इसको मौर्य वंश में हुआ, तो अब इसको बाद में पढ़ लेंगे। पहले इतना समझिए, इसकी मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी। ओके, बिंबिसार के समय में ये मगध की राजधानी क्या थी, राजगिरी। ओके, यहां तक स्पष्ट है। उसके बाद छोटा सा एक क्षेत्र दिख रहा है मगध के ऊपर, क्या, काशी। ओके, काशी के बाद कौन सा क्षेत्र आ गया, वत्स्य। देखो यहाँ पर इस जो 4 क्रम दिया गया है, इसको ऐसे याद कर रखेंगे। काशी हमारा याद ही है, हमारे यूपी में है ना, पास ही है।
तो काशी, ठीक है, काशी छोटा भी है, ठीक है। काशी के बाद क्या है, वत्स्य है, ठीक है। उसके बाद एक गैप करके मत्स्य है, ओके, वत्स्य और मत्स्य। बीच में क्या है, सूरसेन, बीच में क्या है, सूरसेन है। ये 4 हो गया, ये 4 8, ठीक है, 8 3 11, 11 2 13, 13 हो गया ना। और 3 क्या है, एक दो देख लो आप, जो है अवंती एक है, एक क्या है, चेदी है, ओके, दूसरा क्या है, अस्मक, ठीक है। याद करने का तरीका इस प्रकार से 16 महाजनपद हमारे हो गए। बताओ स्पष्ट है। अब इसके बाद एक महाजनपद की राजधानियों को भी देख लेते हैं, ओके। अब यहां पर आप देख रहे हैं 16 महाजनपद के विषय में मैंने लिख दिया है ना। अब 16 महाजनपद में कुछ जो महत्वपूर्ण महाजनपद है उनको हम क्या कर लेते हैं, याद कर लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा एक हो जाएगा क्या, कंधार। गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, ठीक है। गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला है। और कुरु की राजधानी हस्तिनापुर, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक बार कंप्लीट पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है जो महत्वपूर्ण उस पर हाईलाइट कर लेंगे। पांचाल की राजधानी कंपिल है या अच्छत्र है, ओके, दोनों नाम आता है, तो आप लोग याद रखेंगे पांचाल की राजधानी कंपिल या अच्छत्र, ठीक है। कौशल की राजधानी क्या है, त्रावस्ती, ओके, कौशल की राजधानी क्या है, त्रावस्ती। मल्ल की राजधानी क्या है, पावापुरी या कुशीनगर। मल्ल की राजधानी क्या है, पावापुरी या कुशीनगर, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूं। वज्र की राजधानी क्या है, वैशाली। तो वज्र की राजधानी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वज्र में क्या था, प्रजातंत्र था, ठीक है। जब यहाँ पर राजा का शासन है, ठीक है, आज से लगभग ईसा मसीह के जन्म के पूर्व भी, है ना। तो वहां पर देखो वज्र में क्या है, प्रजातंत्र है, ओके। तो वज्र में की राजधानी क्या है, वैशाली है। मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी थी पहले, उसके बाद पाटलिपुत्र, ओके। पहले क्या थी, राजगिरी, बाद में पाटलिपुत्र हो गई। पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में पटना, ओके। उसके बाद काशी की बात करेंगे, तो काशी की राजधानी हमको क्लियर ही है, वाराणसी है। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है। कौशाम्बी यानी कहाँ, प्रयागराज, इलाहाबाद, ओके, प्रयागराज, ठीक है। ये क्या हो गया, वत्स की राजधानी कौशाम्बी, ठीक है। सूरसेन की राजधानी मथुरा हो गया। सूरसेन की राजधानी क्या है, मथुरा हो गई, ठीक है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर, ठीक है। इसके बाद चेद की राजधानी क्या है, शक्तिमती या सुक्तिमती, ठीक है। इसी प्रकार अवंती की राजधानी क्या है, महिष्मती, महिष्मती साम्राज्य या उज्जैन, ठीक है। ये क्या है, अवंती की राजधानी। दक्षिण भारत में क्या एक राज्य है या एक महाजनपद है, ठीक है, जिसका नाम क्या है, अस्मक, और इसकी राजधानी क्या है, पोटल या पोटली, ओके। तो ये हो गए 16 महाजनपद, ठीक है। 16 महाजनपद में जो हमको याद करना है, जो हम आपसे पूछेंगे, एक तो आपको याद होना चाहिए, गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, ठीक है। अब इसको याद करने हैं, देखो 2 पॉइंट आपने देखा कि इंडिया के बाहर दिख रहा है आपको, अधिकतर हिस्सा क्या है, इंडिया के बाहर है, ओके। उसके बाद जो कुरु है, पंचाल है, कौशल और मल्ल, ये क्या है, चारों एक क्रम से लिखे गए हैं। देखो कुरु, पंचाल, कौशल, मल्ल, ठीक है, ये 4 हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे अंग, ठीक है, यानी 7वां 8वां और 9वां, ठीक है, 7वां 8वां और 9वां, ठीक है। वज्र, अंग और मगध, ये तीनों क्या हैं, एक क्रम से, इनको याद कर लेंगे। उसके बाद 4 फिर से हैं, काशी और वत्स्य और सूरसेन और मत्स्य, ठीक है। तो 4 फिर से इस प्रकार से हैं, तो चारों को याद कर लेंगे, काशी, ठीक है, वत्स्य, सूरसेन और मत्स्य, ठीक है। अब इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो आपका गंधार हो गया, तक्षशिला, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आपका मल्ल हो गया, इसकी राजधानी क्या है, कुशीनगर है या पावापुरी है, ओके। वज्र की राजधानी क्या है, वैशाली है, ठीक है। वज्र की राजधानी क्या है, वैशाली है। मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगध की राजधानी और वज्र की राजधानी, ओके। काशी की राजधानी आपको पता है, वाराणसी, आप बता सकते हैं। वत्स की राजधानी कौशाम्बी है, ठीक है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी यानी प्रयागराज। सूरसेन की राजधानी मथुरा है। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। चेद की राजधानी शक्तिमती या सुक्तिमती। अवंती की राजधानी, ठीक है, अवंतिका थी ना, बाहुबली सेकंड में अवंतिका, ठीक है। अवंतिका किस राज्य में थी, या की राजधानी क्या थी, महिष्मती या उज्जैन, ओके। अवंतिका भी याद रहेगा या अवंती भी याद रहेगा। लास्ट में आपका क्या है, अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है, पोटल या पोटली। यहां तक बताओ स्पष्ट है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है, आपको कम से कम वज्र की राजधानी पता होना चाहिए। वज्र की राजधानी क्या है,
वैशाली, ठीक है। दूसरा मगध की राजधानी क्या है, राजगिरी, या बाद में क्या हो गया, पाटलिपुत्र, ठीक है। ऐसे ही अगर बात करें वत्स की राजधानी क्या है, कौशाम्बी, वत्स की राजधानी, ओके, कौशाम्बी, ओके। साथ ही साथ आपका अवंतिका यानी अवंती की राजधानी क्या है, महिष्मती या उज्जैन। बताओ यहां तक स्पष्ट है। लास्ट आप लोग याद रखेंगे ये गंधार की राजधानी क्या है, तक्षशिला, ठीक है, जो पाकिस्तान में है, ओके। यहां तक स्पष्ट है। अब इसके बाद जो है हम आगे जो पॉइंट बचा उसको पढ़ लेते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसमें बोर्ड पर लिख लेते हैं, ओके। इसके बाद ये टॉपिक क्या हो जाएगा, समाप्त, ठीक है। अब हमारा बच्चा जो है महाजनपद काल में जो कर था, कितने प्रकार का टैक्स था, 5 प्रकार का टैक्स था जो महाजनपद के राजा लेते थे। उन टैक्स को समझेंगे, उसके बाद उनकी सेना को भी समझेंगे। हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा इसके बाद, समाप्त। बताओ यहां तक स्पष्ट है। चलिए इसको राइट कर लीजिए। देखो अब महाजनपद में जो कर लेते थे, कर के विषय समझेंगे, ओके। किस प्रकार का राजा कर लेते थे, ओके, टैक्स, ठीक है। जिसमें बताया गया है महाजनपद के राजा विशाल किले बनवाते थे। महाजनपद के राजा क्या करते थे, विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे। क्या करते थे, बड़ी सेना रखते थे, ओके। महाजनपद काल के जो राजा थे वो विशाल सेना रखते थे, बड़ी सेना रखते थे और बड़े किले बनवाते थे। जबकि आप पढ़े थे स्टार्टिंग में ऋग्वैदिक काल में जो राजा थे उनके पास ना तो बहुत बड़ा किला होता था, ना राजधानी होती थी, ना सेना होता था, ओके, स्पष्ट है। और यहाँ पर आप महाजनपद काल में क्या पढ़ रहे हैं, महाजनपद काल के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों की आवश्यकता होती थी। यानी इनको संसाधनों की आवश्यकता होगी, इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की भी आवश्यकता होगी। जब बड़ी सेना रहेगी, बड़े किले बनवाएंगे, वहां रहने के लिए, देख रेख करने के लिए सेना की भी आवश्यकता होगी और किसकी आवश्यकता होगी, संसाधनों की आवश्यकता होगी ना, कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। अतः महाजनपदों के राजा लोगों द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलते थे। अभी आप पीछे पढ़े थे कि जब अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, लोग क्या करते थे, उपहार लाते थे राजा के लिए, है ना। अब राजा उपहार लेते लेते उसको समझ में आया ऐसे काम नहीं चलेगा, अब इन पर एक परमानेंट टैक्स लेना पड़ेगा, है ना। तो रेगुलरली ये क्या करने लगे, महाजनपद काल के राजा टैक्स कलेक्ट करने लगे, राजा कर लेने लगे, ओके। अब कर में क्या क्या किस प्रकार से टैक्स लेते थे इसको पढ़ेंगे और समझेंगे, ओके। पहला बताया गया है, तो यहाँ पर हम जो बताया गया लिख लेते हैं। महाजनपद की विषय में पढ़ रहे हैं, किसकी विषय में पढ़ रहे हैं, महाजनपद की विषय में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पढ़ा कि कर के विषय में पढ़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कर के विषय में। तो इसमें हमने पढ़ा कि अब राजा क्या कर रहा है, विशाल सेना रख रहा है। राजा क्या कर रहा है, विशाल सेना रख रहा है और विशाल सेना रखने के लिए उसको पैसों की आवश्यकता है, संसाधन और कर्मचारियों की आवश्यकता है ना। तो उसके लिए वो क्या करता है, कर कलेक्ट करता है रेगुलरली, ओके। अब कर कितने हैं, 5 प्रकार से। पांचों हम कर जान लेंगे कौन कौन सा है। पहला, फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। सबसे महत्वपूर्ण कर की बात करेंगे कौन सा कर था, फसलों पर, है ना। यानी उस समय के लोग सभी लोग कृषक ही रहे होंगे, है ना, खेती ही करते होंगे। तो फसलों पर लगाए गए कर सबसे महत्वपूर्ण थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक थे। प्रायः उपज का 1/6 यानी 1/6वां भाग क्या करते थे, कर के रूप में निर्धारित किया जाता था, ठीक है, जिसे भाग कहा जाता था। जिसे क्या कहा जाता था, भाग, ठीक है। तो पहला जो कर था वो कौन सा कर था, कृषक, है ना, यानी फसलों पर टैक्स था। पहला कौन सा कर था, फसलों पर, ऐसे लिख देते हैं, फसलों पर, ठीक है। पहला कर क्या था, फसलों पर था, ठीक है। फसलों पर पहला टैक्स था ना। और फसलों पर जो टैक्स था वो कितना था, 1/6वां भाग, ठीक है। 1/6वां भाग क्या होता था, टैक्स के रूप में निर्धारित किया गया था, ठीक है। और ये 1/6वां भाग जो टैक्स के रूप में निर्धारित किया गया था, इसमें एनसीईआरटी में बोला गया है जिसे भाग कहा जाता था। इस फसल यानी अब आपसे पूछ लेगा भाग किसे कहा जाता है, भाग, ओके, भाग किसे कहा जाता था, आपको शब्द ही नहीं समझ में आएगा। भाग का मतलब जो घटा गुड़ा भाग है ना, तो भाग का मतलब क्या है, महाजनपद काल में
जो फसलों पर 1/6 1/6वां भाग जो टैक्स लिया जाता था किसके द्वारा, राजा के द्वारा, किससे लिया जाता था, कृषकों से, है ना, किससे लिया जाता था, कृषकों से। तो इसी को क्या कहते थे, भाग कहते थे। ओके, स्पष्ट है। ये हो गया, यहाँ पर हम कृषक लिख देते हैं, ठीक रहेगा। ठीक है, कृषकों द्वारा, कृषकों से लिया जाता था। ठीक है, फसलों पर टैक्स किससे लिया जाता था, कृषकों से। ठीक है, और कितना लिया जाता था, 1/6। ठीक है, 1/6वां भाग लिया जाता था, और इसी को क्या कहा जाता था, भाग। बोलो, इसी को क्या कहा जाते थे, क्या कहते थे, इसको भाग कहते थे। यहाँ लिखते हैं, भाग कहते थे। ओके, बताओ, स्पष्ट है। अब ये पहला टैक्स हो गया फसलों पर, ये सबसे महत्वपूर्ण टैक्स था। क्या था, महत्वपूर्ण टैक्स था, क्योंकि अधिकांश लोग क्या थे, कृषक ही थे। बताओ, ये पॉइंट स्पष्ट है। दूसरा, कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए जाते थे। कारीगरों के ऊपर क्या लगाए जाते थे, कर। कारीगर मतलब समझ रहे हैं, जो कार्य करते थे किसी प्रकार, शिल्पकार थे, है ना, इस प्रकार से। तो जैसे कोई डिजाइन करता है या पेंटिंग करता है, वो कारीगर है। ओके, आर्टिस्ट कहते हैं ना। कारीगरों के ऊपर भी कर लगाए गए थे, जो प्रायः श्रम के रूप में चुकाए जाते थे। क्या करते थे वो लोग, श्रम के रूप में, यानी मजदूरी करना, यानी उनके घर पर जाकर कोई डिजाइन करना है तो काम कर लो, आपको पैसे नहीं मिलेंगे। जैसे कि एक बुनकर, लोहार, सुनार को राजा के लिए 1 महीने में 1 दिन काम करना पड़ता था। ओके, तो दूसरा जो टैक्स था वो कारीगर के ऊपर था। किसके ऊपर, कारीगर के ऊपर। ठीक है, दूसरा टैक्स कौन था, कारीगर के ऊपर था। ठीक है, पहला टैक्स किस पर था, कृषक के ऊपर था। ठीक है, फसलों पर था। अब कारीगर के ऊपर जो टैक्स था, ठीक है, इनसे पैसे नहीं लिए जाते थे। ये लोग राजा के यहाँ 1 महीने में, 1 महीने में कितने दिन, 1 दिन, 1 महीने में 1 दिन क्या करते थे, ये लोग वर्क करते थे, श्रम करते थे। वो भी किसके यहाँ, राजा के यहाँ। ठीक है, 1 महीने में 1 दिन श्रम करके आते थे, किसके यहाँ, राजा के यहाँ। ठीक है, यानी 1 महीने में 1 दिन राजा के यहाँ जो भी डिजाइन करना हो या जो भी वर्क करना हो, कारीगर, यानी इसमें बताया भी गया है कारीगर में कौन है, लोहार है। और कारीगर में कौन है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया, बुनकर है। ठीक है, और कारीगर में कौन लोग हैं, इसमें बताया गया है सुनार है। ठीक है, जो सोने से संबंधित वर्क करते होंगे। ठीक है, तो ये जो लोहार थे, बुनकर थे, सुनार थे, 1 दिन इकट्ठे होते थे सभी लोग। ठीक है, महीने में 1 दिन, और क्या करते थे, राजा के यहाँ कार्य करते थे। यहां तक स्पष्ट है। ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या बोला गया है, पशुपालकों को जानवरों या उसके उत्पाद के रूप में कर देना पड़ता था। यानी पशुपालक जो थे वो क्या करते थे, अपने जानवरों को ही टैक्स के रूप में देते थे, जानवर को। ठीक है, जानवर को ही क्या करते, टैक्स के रूप में देते थे। या पशुपालक जो जानवरों से उत्पाद होता था, ठीक है, जानवरों से क्या उत्पाद होगा, दूध, दही, मट्ठा, है ना, ये क्या करते थे, राजा के यहाँ पहुंचाते थे टैक्स के रूप में। ठीक है, पहला हो गया कृषक के ऊपर, फसलों पर 1/6 भाग। दूसरा कारीगर के ऊपर, लोहार, बुनकर, सुनार, 1 महीने में 1 दिन श्रम करना है। तीसरा हो गया पशुपालक के रूप में, जानवर हमको दीजिए कुछ, या दूध या इससे संबंधित जो भी चीजें हमको उत्पाद हो रहा है उसको हमको दीजिए। चौथा बताइए, व्यापारियों को सामान खरीदने बेचने पर भी कर देना पड़ता था। चौथा टैक्स कौन देता था, व्यापारी। यानी व्यापारी, आप व्यापार कर रहे हो, क्रय विक्रय कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तो आप भी क्या करिए, टैक्स दीजिए क्रय विक्रय करने पर भी। ओके, 5वां टैक्स आप याद रखेंगे। 5वां टैक्स क्या है, आखेटकों तथा संग्राहकों को भी। ठीक है, आखेटक मतलब शिकारी। आखेटक में क्या होता है, आखेटकों तथा संग्राहकों, या आखेटक और शिकारी लिख देते हैं। आखेटक तथा क्या, संग्राहक को भी टैक्स देना पड़ता था। ये लोग टैक्स के रूप में क्या देंगे, शिकारी है, शिकार करके आप जानवर ले जा रहे हैं तो कुछ जानवर हमको भी दीजिए। ओके,
आपने फल इकट्ठा करा है, ठीक है, कुछ फलों का उत्पाद हमको भी दीजिए, राजा को भी, ठीक है। तो ये इस प्रकार से सारी सुविधाएं कौन ले रहा था, जो वहां का राजा था, महाजनपद का राजा था, ठीक है। इस प्रकार से कितने टैक्स लेता था, 5 प्रकार का टैक्स। बताओ यहां तक स्पष्ट है। अब इसमें आगे बताया गया है कृषि में परिवर्तन, ठीक है। अब ये तो कर हो गया, अगला पॉइंट क्या है, कृषि में परिवर्तन। कृषि में परिवर्तन, कृषि में परिवर्तन की बात करेंगे। देखो अभी इसके पहले आपने जो सभ्यता पढ़ी थी ऋग्वैदिक काल थी, है ना, उसमें उसके पहले भी जब आपने पढ़ा था तो कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी लोहे से लोग परिचित नहीं थे, बाद में लोग लोहे से परिचित हुए। अब यहाँ पर लोग लोहे से परिचित हैं तो अच्छे से खेती कर पाएंगे ना, ज्यादा गहराई तक खुदाई कर पाएंगे, ज्यादा गहराई तक खुदाई कर पाएंगे तो ज्यादा अच्छी फसल होगी या फसल का उत्पादन बढ़ेगा ना। तो यहाँ कृषि में परिवर्तन हुआ या क्रांति आई। तो इसको पढ़ लेते हैं एक बार। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। इस युग में कृषि के क्षेत्र में 2 बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। पहला कार्य क्या हुआ, हल के जो फाल है, ठीक है, जो हल होता है ना खेत जुताई के लिए, ठीक है, जो हल होता है उसके जो फाल होते हैं, फाल लिखा गया हिंदी में, है ना, हल के फाल जो होते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये हल है, ठीक है, ये हल है, हल का ऐसे कुछ फाल होता है ना, बोलो, जो लकड़ी में लगाए जाते हैं, ठीक है। हल के जो फाल हैं अब वो किससे बनाए जाने लगे, लोहे के, ठीक है। हल के जो फाल हैं किससे बनाए जाने लगे, लोहे से। बताओ स्पष्ट है। हल के फाल किससे बनाए जाने लगे, लोहे से। अब लोहे से बनाए जाने के बाद आगे बताया गया है अब कठोर जमीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। लकड़ी के फाल की बात करेंगे या लकड़ी के हल की बात करेंगे तो सिंधु सभ्यता में कहां पर मिला था, लकड़ी के, हाँ, कालीबंगा मिला था ना। लकड़ी का हल, लकड़ी के हल के साथ कहां पर मिलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा में मिलता है, ओके, जो कहां पर है, राजस्थान में। कहां पर है, राजस्थान में, ओके, स्पष्ट है। अब लोग क्या कर रहे हैं, लोहे के फाल का प्रयोग कर रहे हैं तो ज्यादा गहराई तक कठोर मिट्टी को क्या करेंगे, जुताई कर पाएंगे। अब आगे क्या बोला गया है, इससे फसलों की उपज बढ़ गई। इससे क्या हो गया, फसलों की उपज बढ़ गई, ठीक है। एक तो हल के फाल क्या थे, लोहे के बनने लगे, स्पष्ट है। कृषि के क्षेत्र में दूसरा परिवर्तन क्या हुआ, इसमें बोला गया है लोगों ने धान के पौधों का रोपण शुरू किया। लोगों ने धान के पौधों का रोपण महाजनपद काल में प्रारंभ किया, ओके। लोगों ने क्या करा, लोगों ने धान के पौधों का रोपण समझते हैं, हाँ, बहुत अच्छे। जो बेरन लगाई जाती है ना, यानी पहले धान को ऐसे ही बो देते थे, यानी गेहूं को, हाँ, बिखेर देते थे अपने हाथ से। बाद में उसमें क्या होते, कुछ पौधे कमजोर हो गए, टूट गए, खराब हो गए, इस प्रकार से ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ कि अब उसकी रोपण होती थी, यानी कुछ समय बाद उसको निकाला जाता था, ठीक है। निकालने के बाद फिर से जुताई करने के बाद लगाया जाता था उन्हीं पौधों को। तो इससे क्या हुआ, एक एक पौधे दूर से और स्ट्रांग होने लगे। जब पौधे स्ट्रांग होंगे तो क्या होगा, उपज बढ़ेगी, ठीक है। तो इसको बैरन कहते हैं, जो, ठीक है, शब्द में हम लोग क्या कहते हैं, बैरन कहते हैं ना। तो बैरन की तरह इसको क्या करने लगे, रुपाई करने लगे, रोपण, है ना, इसको ऐसे बैरन के रूप में लगाया जाने लगा, ठीक है। ऐसे ही तो होता है। मान लीजिए ये क्या है, अब ये क्या होने लगा, बैरन की रोपण, ठीक है, धान का रोपण करने लगे। अब इससे क्या होगा, फसलों का उत्पादन बढ़ जाएगा, ठीक है। इससे क्या परिणाम होगा, फसलों, दिख रहा देखो, का उत्पादन बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। बताओ यहां तक स्पष्ट है, ठीक है, यहां तक लिख लीजिए।
धान के पौधों का रोपण यानी धान के पौधों को लगाना प्रारंभ करने लगे। इसके पहले धान के पौधों क्या करते थे, लगाते नहीं थे, उनको हम क्या करते थे, जैसे धान के पौधों को बोते थे, है ना, जैसे गेहूं को हम क्या करते हैं खेत में बोते हैं। ओके, स्पष्ट है। इस प्रकार से यहाँ पर दो परिवर्तन हुए कृषि में, एक तो हल के फाल लोहे से बनाने लगे जिससे ज्यादा गहराई तक जुताई हुई, दूसरा क्या हुआ, धान के पौधों का रोपण होना या रोपण करना प्रारंभ हो गया। ओके, यहाँ तक स्पष्ट है, ये यहाँ तक खत्म हो गया। अब रोक दो, इसको लिख लीजिए, इसको हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। महाजनपद काल में जो कर लेने की प्रक्रिया थी 5 प्रकार से थी। एक तो कृषक द्वारा कर लिया जाता था, ठीक है, ये कर बहुत महत्वपूर्ण होते थे क्योंकि अधिकांश लोग कृषक ही थे। ओके, और टैक्स कितना लिया जाता था, तो 1/6 1/6वां भाग टैक्स लिया जाता था जिसे भाग कहा जाता था। एनसीईआरटी में लिखा गया, इसे क्या कहते थे, भाग। ओके, अब दूसरा जो टैक्स था कारीगर के ऊपर लगता था। कारीगर जैसे लोहार थे, बुनकर थे, सुनार थे। ओके, जो भी कोई आर्टिस्ट यानी कुछ वर्क करने वाले हैं, जैसे मान लीजिए आपका शिल्पकार कोई हो गया ना, पेंटिंग करता है, इस प्रकार के जो लोग हैं, है ना, तो ये लोग क्या करते थे, एक महीने में एक दिन क्या करते थे, राजा के यहाँ श्रम करके आते थे। ओके, दूसरा क्या है, पशुपालक। पशुपालक लोग क्या करते थे, टैक्स के रूप में क्या देते थे, तो दूध या कुछ जानवर, ठीक है। तीसरा व्यापारी जो है, जो क्या क्रय विक्रय करते थे, वो भी क्या करते थे, राजा को टैक्स देते थे। और 5वां क्या है, अखेटक तथा खाद्य संग्राहक, यानी जो शिकारी थे और जो भोजन का संग्रह करते थे, वो शिकार के रूप में या और फल फ्रूट्स को क्या करते थे, राजा के यहाँ पहुंचाते थे। इस प्रकार से कृषि के में 2 प्रकार का परिवर्तन हुआ, एक हल्के फाल लोहे के बनने लगे, दूसरा धान का रोपण शुरू हो गया। ओके, यहाँ तक स्पष्ट है। अब इसको इरेज करते हैं। ओके।